नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए विरोधी न नेता ढूंढ पाए न नैरेटिव। चुनाव करीब 250 दिन दूर है। मोदी के सामने जब एक मजबूत नेता नहीं मिला, मोदी को घेरने के लिए जब सच्चा और पक्का नैरेटिव नहीं मिला, तो एंटी मोदी मोर्चे ने नया पर्चा छापना शुरू किया। आज प्रधानमंत्री के खिलाफ चलने वाले फेक नैरेटिव को हम बेनकाब करेंगे। मोदी विरोधियों का एक खास पैटर्न आज समझ में आया। खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस पैटर्न के मास्टर बताए जाते हैं। एक खास तरीके की मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई। आपने गौर किया होगा, प्रधानमंत्री के बारे में अचानक तेजी से एक हल्ला शुरू होता है, एक कैंपेन लॉन्च कर दिया जाता है, सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया जाता है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री के बारे में असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल होता है, और जब जांच में कुछ नहीं निकलता तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। ऐसा बार बार क्यों होता है? मोदी के बारे में बार बार ऐसे झूठ कौन उड़ाता है? आज इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। मोदी के खिलाफ हिट एंड रन कैंपेन, इसके पीछे 1, 2, 3 या दर्जन भर से ज्यादा ब्रेन, एक नहीं 10 उदाहरण है। मोदी के सियासी दुश्मनों का सिंगल फॉर्मूला है। मोदी के बारे में झूठ बोलो और अटैक करो, पकड़े जाओ तो भाग जाओ, नई थ्योरी घुमाओ, नया झूठ फैलाओ। मोदी के खिलाफ कोई भी कहानी सुनाओ, कहानी फर्जी निकले तो मुंह पर टेप चिपकाओ, कुछ मत बताओ, जोर जोर से चिल्लाओ, दिन भर 24/7 साल के 365 दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाओ, और जैसे ही पोल खुले तो पतली गली से रफू चक्कर हो जाओ। मोदी के कितने दुश्मनों ने ऑल इंडिया लेवल पर 24 से पहले अटैक मोदी वाला पैटर्न लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठ की कितनी दुकानें खोली गई हैं? ऐसी दुकान चलाने वाले दुकानदार कौन कौन हैं? नफरत का बाजार तो खुला है, लेकिन इस बाजार में सौदा लगाने वाला कौन है? नफरत के इस बाजार में नफरत किसी और से नहीं, मोदी से ही है। और इस बाजार में मोदी विरोधी फैक्ट्री में झूठी स्टोरी चलाने वाले राहुल ही हैं। राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम ही है। आप सोचेंगे इन आरोपों का आधार क्या है? मोदी के खिलाफ यह कौन सा नया व्यापार खुला है? तो आज हम इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10 एग्जाम्पल आपको देंगे, वो भी सबूतों के साथ। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल की बिना शर्त माफी। रफाल अवमानना केस में राहुल की बिना शर्त माफी। मोदी पर झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, फिर पकड़े जाने पर या तो माफी मांगना या मुंह बंद कर लेना, ये एक पैटर्न है। मोदी विरोधी खेमा देश और देश के बाहर इसी पैटर्न को फॉलो करता है। मसलन इंडिया हो या अमेरिका हो, राहुल का सिर्फ लुक बदलता है। मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ नफरती बोल, झूठी स्क्रिप्ट और हिट एंड रन वाला उनका आउटलुक जस का तस ही रहता है। चलिए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। सैंपल नंबर 1 है 2023 के बजट सेशन के दौरान कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश चैनल बीबीसी और उसकी टैक्स चोरी का सपोर्ट करना। याद कीजिए, जब मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री आई थी तो राहुल ने उसे क्या कहकर प्रमोट किया था। इसी डॉक्यूमेंट्री को कांग्रेस के अलग अलग हैंडल से नॉन स्टॉप प्रमोट किया गया। मोदी डर गया, यह तक कहा गया, डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 देखो, यहां देखो, जल्दी देखो। बाकायदा वीडियो लिंक शेयर किया गया। जब टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स के छापे पड़े तो देख लीजिए कांग्रेस ने उसे कैसे अघोषित आपातकाल से जोड़ दिया। कांग्रेस का इकोसिस्टम उस छापे के मिनट टू मिनट की अपडेट देने लगा। मकसद ही था झूठे आरोप लगाकर, फैक्ट्स छुपाकर मोदी को तानाशाह बता दो, मोदी को घबराया हुआ दिखा दो। लेकिन जब इसी बीबीसी ने माना कि उसने टैक्स चोरी की और अब वो 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरेगा, कांग्रेस की टाइमलाइन पर अचानक सन्नाटा पसर गया। बीबीसी की टैक्स चोरी वाली खबर पर एक ट्वीट तक नहीं है। राहुल ने भी बीबीसी की टैक्स चोरी वाली खबर सुनते ही मुंह पर टेप लगा लिया। राहुल के करीबियों ने भी मुंह बंद कर लिया। यानी इस विदेशी संस्था के मोदी विरोधी एजेंडे को कांग्रेस ने प्रमोट ही मोदी पर अटैक के लिए किया। और जब बीबीसी एक्सपोज हुआ
तो कांग्रेस के वही नेता चुप करके बैठ गए। सैंपल नंबर 2 देखिए। यह था नीट पीजी एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट को लेकर कांग्रेस की तरफ से फैलाया गया भ्रमजाल और मोदी विरोध की राजनीति। कांग्रेस पार्टी ने नीट पीजी एग्जाम्स का मुद्दा उठाकर न सिर्फ संसद ठप करने की कोशिश की, बल्कि इसे मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ संसद को हाईजैक किए बैठी थी, बल्कि छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रही थी। परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर खुद राहुल ने मोर्चा संभाल रखा था और इसके लिए लगातार सोशल मीडिया पर फॉल्स नैरेटिव बनाकर छात्रों को कंफ्यूज किया गया। लेकिन छात्र मोदी विरोधी इकोसिस्टम के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने तय समय पर एग्जाम दिया, मगर एजेंडा फ्लॉप होते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण कर लिया। सैंपल नंबर 3 देखिए। 2022 के मॉनसून सेशन में महंगाई और जीएसटी को भी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। राहुल ने संसद के बाहर मोदी विरोधियों को इकट्ठा करके शोर मचाया। विरोधियों ने संसद के भीतर वेल में जाकर प्ले कार्ड दिखाया। सरकार ने कोरोना काल और रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान बढ़ती महंगाई से कभी इनकार नहीं किया। उसे काबू में करने का एक्शन प्लान रेडी किया, लेकिन राहुल ने वहां भी ग्रोथ को फिनिश करने वाला रास्ता ही पकड़ा। वही पुराना जीएसटी पर गब्बर टैक्स वाला तराना सुनाया, ट्विटर पर लिख लिख कर फैलाया। लेकिन राहुल ने कभी यह नहीं बताया कि यूपीए के काल में महंगाई दर और अलग अलग सामानों पर टैक्स मोदी सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा था। राहुल ने जिसे गब्बर टैक्स बताया, मई 2023 में उसी जीएसटी का कलेक्शन लगातार 14वें महीने में 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। 2014 के बाद भारत में औसत महंगाई दर 5% से कम रहा है, लेकिन मोदी विरोधियों ने कभी यह नहीं देखा है। सैंपल नंबर 4 था पेट्रोल की कीमत। विपक्षी पार्टियों ने इस पर संसद के भीतर और बाहर खूब हंगामा किया, सदन से वॉकआउट भी किया। ट्विटर, यूट्यूब, लगभग हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बहाने मोदी पर हमले के लिए किया गया। किसी ने भी यूपीए सरकार पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि मोदी सरकार में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत के पीछे एक बड़ी वजह ऑयल बॉन्ड्स पर मनमोहन सरकार की नीतियां भी थी। और साल 2008 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश के नाम जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में इस बात का जिक्र साफ साफ है। लेकिन कांग्रेस ने मोदी को घेरते वक्त कभी यह बात देश को नहीं बताई। तब मनमोहन सिंह ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं चाहता हूं कि राष्ट्र ये याद रखे कि बॉन्ड जारी करना और तेल कंपनियों पर लोड डेफिसिट इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हम केवल अपना बोझ अपने बच्चों पर डाल रहे हैं, जिन्हें ये कर्ज चुकाना होगा। हैरानी इस बात की है कि उस वक्त पेट्रोल की कीमतों पर मोदी को घेरने वाली विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हिट जॉब मोदी पर ही हुआ। कांग्रेस शासित राज्यों में कीमतें कम नहीं हुई, पूरा वक्त मोदी को कोसने में ही बर्बाद किया गया। सैंपल नंबर 5 कथित जासूसी कांड का है, जिसे लेकर राहुल ने इस बार भी अमेरिका में जाकर पेगासस वाला टेप बजाया है। कांग्रेस साल 2021 से ही मोदी पर विपक्षी पार्टियों की जासूसी का अनर्गल आरोप लगाती आई है, वो भी बिना किसी तथ्य के। राहुल ने खुद इस मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया। मोदी ने डेमोक्रेसी को क्रश कर दिया, ये तक कहा। मोदी के डर पर हंसी आती है, ये तक लिखा। मोबाइल दिखा दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसद के अंदर बाहर इस पर भी खूब तमाशा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन मोदी के दुश्मनों का हंगामा नहीं रुका। नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कई सारे नेता तो ऐसे थे जिन्होंने पेगासस केस में जांच के लिए अपना फोन देने तक से इनकार कर दिया। जांच में भी कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बेबुनियाद आरोप बताया, लेकिन राहुल ने अपने अमेरिका विजिट में एक बार फिर इसे मोदी के खिलाफ हथियार बना डाला। छठा सैंपल राफेल का है। 2018 का विंटर सेशन और 2019 का बजट सेशन विरोधियों ने राफेल पर हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बर्बाद कर दिया।
संसद को हाईजैक कर लिया गया और ये उस वक्त होता रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। लेकिन आखिरकार राहुल को राफेल के फैलाए झूठे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के केस में माफी मांगनी पड़ी, यहां तक कि कार्रवाई बंद करने की रिक्वेस्ट तक की गई। 7वां सैंपल नेशनल हेराल्ड केस में हुए घोटाले के बाद पूछताछ के लिए बुलाए जाने के वक्त दिखा। संसद को तो ब्लॉक किया ही गया, हेराल्ड केस की जांच को रोकने के लिए विक्टिम कार्ड तक खेला गया। कुछ और लिस्ट देखिए। मोदी स्टार्टअप इंडिया लेकर आए, राहुल ने उसमें भी एंटी मोदी एजेंडा फिट कर दिया। मोदी मेक इन इंडिया लाए, राहुल ने उसमें भी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का मौका ढूंढ लिया। राहुल को लगा भारत का युवा क्रिएटिव नहीं है, वो क्या स्टार्टअप करेगा। आज की तारीख में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। राहुल ने जिस मेक इन इंडिया को फेक इन इंडिया का तमगा दे दिया, आज उसी मेक इन इंडिया की बदौलत भारत में विदेशी निवेश आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। मोदी को पॉलिटिकली फिनिश करने के लिए राहुल और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने अडानी वाले मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। संसद के भीतर फोटो दिखाई, सोशल मीडिया पर मोडानी वाली थ्योरी घुमाई। मोदी विरोधी मोर्चे ने अडानी के मुद्दे पर पूरी तरह संसद की कार्यवाही को चौपट कर दिया। मोदी बोले तो उन्हें बोलने से रोका। झुंड में सबने मिलकर हमला किया और ये सब तब हुआ जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। जब सदन के भीतर एक्शन हुआ तो यही खेमा उसे गैर कानूनी बताने लगा। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने शुरुआती जांच के आधार पर जो बातें कही हैं, वो साफ साफ दिखा रहा है कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने सिर्फ अपना पॉलिटिकल हित साधने के लिए इस्तेमाल किया और वो ये झूठा प्रचार इस वक्त भी कर रही है। सबूत आपके सामने है। जब हम लोग इस तरीके से देश को दुनिया में मोदी जी ने स्थापित किया है, तो कांग्रेस पार्टी का युवराज भारत की प्रजातंत्र को बचाने के लिए इंग्लैंड जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उसके पास जाकर के कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र बचाओ। यानी देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरे युवराज, मोदी जी का विरोध करते करते तुम देश का विरोध करने लगे। तुम भारत की परंपराओं का, संस्कृति का मजाक उड़ाते हो। आप बोलते हो कि आप भारत जोड़ोगे, आपने तोड़ने में कसर क्या छोड़ी है? क्या कारनामे नहीं किए आपने? किस मुंह से तुम भारत जोड़ने की बात करते हो? राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देश जानता है कि आप तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, आप जोड़ने की बात नहीं करते। ये जो तुम दुकान खोल करके बैठे हो, ये नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोला है। नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल, ये तुम्हारी स्थिति है। अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब चुनने की तरफ चला गया। ये भी आपको बताया। झूठ, प्रपंच, फेक नैरेटिव पर आधारित ये पूरी पटकथा ही कांग्रेस के इकोसिस्टम ने 2024 को ध्यान में रखकर लिखी है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों से भी ये क्लियर है। आजादी से इसकी तुलना नहीं करता, पर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर आंदोलन कोई है तो विपक्षी एकता है, जिससे इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, तानाशाही हटाना है, तो मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा और इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। पर मेरा एक सवाल है भाजपा से, मैं जानता हूं जवाब नहीं आएगा। क्या किसी नेता ने विपक्ष के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया है? नीतीश जी मना कर चुके हैं, तमाम दूसरे दलों के लोग मना कर चुके हैं, ममता जी ने नहीं कहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी को रात में सपना आता है, सोए बोल देते हैं। डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए लोग जिनकी 100 सीटें नहीं आनी है। अगर 1 to 1 जिसका प्रयास 23 को होने जा रहा है हो गया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें भी कोई तैयारी नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी के जो अच्छे काम है उस पे वो पता नहीं आंख मूंद लेती है क्या है। मोदी के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा में कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, इसमें केजरीवाल की पूरी टीम भी है। मोदी की तानाशाही कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के हैंडल का स्लोगन बन चुका है। मोदी के खिलाफ दिल्ली के सीएम सड़क छाप भाषा पर उतर आए हैं और अब हद तो यह हो गई है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए यह तक कहा जा रहा है
कि अगर 2024 में मोदी जीते तो देश में चुनाव नहीं होंगे, कोई और पीएम नहीं बन पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी की जगह। उन पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल में ही रहूंगा राष्ट्रपति, ये आने वाला नरेंद्र पुतिन है। अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में। ये किसी के बाप की जमीन नहीं है कि मैं ही इस पे राज करूंगा, मैं ही इस पे राज करूंगा। हमारी संस्कृति का पार्ट है कि हम सभ्य तरीके से बात करें। अगर हमें हाउस में भी करनी है तो हम अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो असंसदीय हो जाते हैं। और वो जो जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो तो पब्लिक मीटिंग में असंसदीय शब्द बोलते हैं, पूरे समाज के लिए भी गाली निकाल देते हैं। वो ऐसे लोगों का जिसमें सम्मिलित हो रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी और राहुल गांधी जी एक हो रहे हैं। अब पता नहीं एक है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है, लेकिन इस मामले में एक है, असंसदीय शब्द बोलने में एक है। विपक्ष में भी नेता का पद पता नहीं किसको मिलेगा, मुझे पता नहीं विपक्ष के नेता का, और विपक्ष का कौन लीडर होगा यही तय नहीं है। कभी बिहार के होंगे, तेलंगाना वाले होंगे, दिल्ली वाले होंगे, ये तय नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई खाली है पद वहां, केजरीवाल जी उसमें लगे हुए हैं। सोचिए, एक अकेले मोदी को हराने के लिए, पछाड़ने के लिए कितने सालों से, कितने महीनों से झूठ की नदियां बहाई जा रही हैं, अनाप शनाप फैलाया जा रहा है। और इतना तय मानिए कि यह सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। 24 आते आते हमले और तेज होने वाले हैं। अरे अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री। जो बाइडेन ने क्या कहा? जो बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपके प्रशंसक मेरे से ज्यादा अमेरिका में हैं। आप अमेरिका आ रहे हैं, आपके लिए हमने डिनर रखा है, स्टेट डिनर। मेरे से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण दो, हम भी मोदी जी को मिलना चाहते हैं। आज नर्मदा के किनारे उल्टी गंगा बहने लगी। प्रियंका गांधी आरती करती नजर आईं। उनकी बगल में कमलनाथ खड़े थे। पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ नर्मदा मैया की आरती उतार रही थी। जो लोग पहले हिंदू दिखने से बचते थे, अब सिर्फ हिंदू ही दिखना चाहते हैं। पहले नेता इफ्तार करते थे तो उसकी फोटो खिंचवाते थे, पोस्टर लगवाते थे, चादरें चढ़वाते थे, तो अखबारों में इश्तिहार देते थे। अब मोदी ने सियासत के सेक्युलर फोटो ऑप को सर के बल खड़ा कर दिया। हिंदू वोट छिटकने के डर से अब इक्का दुक्का को छोड़कर कोई जालीदार टोपी में दिखता नहीं। अब टीका तिलक लगाने का फैशन चल रहा है। अब हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय हार्ड हिंदुत्व और हार्डर हिंदुत्व का नैरेटिव चल रहा है। राम मंदिर का मुहूर्त निकल आया है और मध्य प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं। राम मोदी के साथ हैं तो प्रियंका ने हनुमान पर दावा ठोक दिया। कांग्रेस के कार्यक्रमों में बजरंगबली की गदा घूम रही है। सवाल यहीं से उठता है, क्या मोदी ने सबको हिंदू बना दिया? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्या बजरंगबली की गदा लेकर कांग्रेस शिवराज को हरा देगी? क्या कर्नाटक वाले जंतर से एमपी में बीजेपी छूमंतर हो जाएगी? क्या आदिवासी वोट के लिए कांग्रेस के लोग हनुमान भक्त बन गए? क्या मध्य प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? क्या बीजेपी के राम मंदिर निर्माण ने कांग्रेस को हनुमान भक्त बना दिया? कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? उससे 4 बातें समझ में आ रही हैं। पहला, जैसा धर्म है वैसा चुनावी कर्मकांड करना होगा। मध्य प्रदेश में करीब 90% आबादी हिंदू है। मध्य प्रदेश में जाकर तुष्टीकरण नहीं करना है, यहां हिंदू हिंदू ही जपना है। राहुल गांधी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां प्रियंका को लाया जा रहा है। प्रियंका से मां नर्मदा की आरती करवाई जा रही है। हिंदुत्व का संदेश दिया जा रहा है। कमलनाथ को कांग्रेस नए हिंदू ध्वजवाहक के रूप में पेश कर रही है। प्रयोग मध्य प्रदेश में कर रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैसेज ये देना है कि बीजेपी अगर जय श्री राम का नारा लगाएगी, बोलिए सियावर रामचंद्र की, तो कांग्रेस उससे ज्यादा जोर से जय हनुमान सुनाएगी।
इन सब के पीछे सीधी रणनीति ये है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी के हिंदुत्व की तुलना में अपने हिंदुत्व की इतनी बड़ी लाइन खींच देना चाहती है कि बीजेपी का हिंदुत्व छोटा लगने लगे, फीका दिखने लगे और बीजेपी को हिंदुत्व की आड़ में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का मौका न मिले। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, औरतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। कर्नाटक में एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, बीजेपी की पिच पर ही जाकर बीजेपी को मात दी है। इसीलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में नई रणनीति पर काम कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर कांग्रेस ये इंडिकेशन देने की कोशिश में जुट गई है कि उसका हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से कम नहीं है और इसका प्रेजेंटेशन कांग्रेस लगातार कर रही है। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको सुनिए, फिर समझ जाएंगे कि किस मजबूती से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हिंदुत्व के झंडे को पकड़ा है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कैसे फीका करना है, कमलनाथ की तैयारी से समझ सकते हैं। कमलनाथ ने 10 अप्रैल को रामनवमी और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक कार्यक्रम करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में तमाम बड़े नेता हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड करते दिखे। अब कांग्रेस के 230 विधानसभा में आने वाले दिनों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भागवत जी की रासलीला का आयोजन कराने का भी कार्यक्रम है। कमलनाथ के हिंदुत्व का पावर प्रेजेंटेशन जबलपुर में हुआ। कांग्रेस का फुल भगवाकरण दिखाई दिया। जबलपुर की गली गली में जहां कांग्रेस का झंडा था, वहां भगवा झंडा भी था। कांग्रेसी कार्यकर्ता जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं और चौराहों पर बड़ी बड़ी हनुमान जी की गदा लगाई जा रही है। शंखनाद करने चुनावी अभियान का मध्य प्रदेश में खुद प्रियंका गांधी आई हैं। जगह जगह आपको इसी तरीके के हनुमान जी के गदा लगे दिखाई देंगे। साथ ही जय बजरंग बली लिखा हुआ हर चौराहों पर दिखाई देगा। संस्कार धानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर। पोस्टर्स बैनर से पूरा पटा हुआ है। 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने औपचारिक रूप से चुनावी अभियान की घोषणा कर दी है और पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि बजरंगबली के नारे और जय श्री राम के नारों से उद्घोषित कांग्रेस कार्यालय अब हनुमान जी की गदा भी लगाएगा। कमलनाथ ने हिंदुत्व की जो लाइन ली है, उसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नई धार दे दी जब ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की गई। शिवराज सरकार को कोसा और मध्य प्रदेश में जीत का शंखनाद कर दिया। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां की थी। यहाँ भी प्रियंका को कांग्रेस आगे कर रही है। कांग्रेस सेम पैटर्न पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। 5 गारंटी कर्नाटक में दी गई थी, मध्य प्रदेश में भी 5 वादे किए गए हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वचन दिया गया है। 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली को हाफ करने का वादा किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही गई है और किसानों का कर्ज माफ होगा, ये भी कहा गया है।
कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी? इसके कई फैक्टर हैं। कर्नाटक में सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस की 5 गारंटी योजना थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। ऐसे में 5 गारंटी योजना पर लोगों ने भरोसा किया। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक रिपीट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अपने जिस 5 वादे पर भरोसा है, शिवराज सिंह चौहान उसका जवाब जबलपुर से दे चुके हैं। कांग्रेस अभी वादा कर रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी और ये भी वादा किया कि अभी ये 1000 रुपए दे रहे हैं और आने वाले दिनों में बहनों को इस योजना में 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। अब आपके खाते में गांव में बैठी बहनें भी मुझे देखे, मैं पैसे डाल रहा हूं। बोले भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। कांग्रेस को यह समझना होगा ये मध्य प्रदेश है, कर्नाटक नहीं है। शिवराज सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस को जवाब दिया है, मतलब यही है कि कांग्रेस अगर बीजेपी की पिच पर जाकर खेलेगी तो बीजेपी भी कांग्रेस की पिच पर जाकर खेलेगी। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। अब यहाँ जानना जरूरी है कि कमलनाथ और शिवराज दोनों ने जबलपुर से ही महासमर का आगाज क्यों किया। दरअसल जबलपुर महाकौशल इलाके का मेन सेंटर है। महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी महाकौशल क्षेत्र में आता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस क्षेत्र में 13 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई थीं। छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। जबलपुर की 8 सीटों में से 4-4 सीट दोनों को मिली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। स्थानीय निकाय चुनाव में महाकौशल क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि कांग्रेस ने 18 साल बाद जबलपुर मेयर का चुनाव जीता। कांग्रेस को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है, इसीलिए वो हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जा रही है। उसे लग रहा है कि इस इलाके में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हार्ड हिंदुत्व सबसे बड़ा कार्ड प्ले करेगा, इसीलिए कांग्रेस ने इसका माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि 2013 में महाकौशल में बीजेपी मजबूत थी और इसीलिए शिवराज भी यहां पूरी ताकत लगा रहे हैं। महाकौशल इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गदा रखना, जय बजरंगबली करना, कांग्रेस नेताओं का हनुमान जी को आदिवासी कहना, उसके पीछे सोची समझी रणनीति है, आदिवासी वोट का गणित है, वो भी समझते हैं। महाकौशल की 38 सीटों में से 13 सीट आदिवासी बाहुल इलाकों से है, जिसमें 11 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मध्य प्रदेश की कुल आदिवासी 47 सीटों में से 37 सीटों पर 2013 में बीजेपी ने परचम लहराया था। उनमें से सिर्फ 16 ही अगले यानी कि 2018 की विधानसभा में बीजेपी बचा पाई थी। 2018 में इन 47 में से 31 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर हनुमान जप रही है, हनुमान जी को आदिवासी कह रही है, तो बड़ा फैक्टर आदिवासी वोट है। लेकिन सामने शिवराज हैं और सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें गुजरात में आदिवासियों ने ही खुलकर वोट दिया है। और हिंदुत्व की रेस में भी मोदी को पीछे करना आसान नहीं है, वो भी तब जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम घोषित हो गया है। और जब ये मोदी करेंगे तो उसका असर क्या होगा, ये कांग्रेस भी जानती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को चैलेंज करना आसान क्यों नहीं है, उसकी तस्वीर जबलपुर से ही आई है। जब प्रियंका गांधी नर्मदा मां की आरती कर रही थी, उसी दौरान प्रियंका से कुछ ऐसा हो गया जिसे बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। दरअसल में आरती के दौरान जब प्रियंका गांधी ने विवेक तनखा को दीपमाला दी, उसी दौरान उन्होंने आरती भी ले ली। बीजेपी नेता उसी क्लिप को घुमा रहे हैं। कांग्रेस का हिंदुत्व कैसा है
वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस का विचार से, विकास से और विरासत से कोई लेना देना नहीं। इसका प्रमाण आज मिल गया जबलपुर में। प्रियंका गांधी गई तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने उल्टे तिरंगे के साथ उनका अभिनंदन किया, और वो भी वहाँ जहाँ झंडा सत्याग्रह की जन्मस्थली है जबलपुर। 1 शताब्दी पूरा हो गया, पूरे देश ने झंडा सत्याग्रह को मनाया। वहाँ पर ये विवेक नहीं है कांग्रेस के पास। इसका मतलब है कि विचार से उसका कोई लेना देना नहीं, और इसलिए झूठे वादे, आश्वासनों पर, और जो मुझे लगता है कि अगर वो बड़ी ताकतवर नेता थी तो फिर संख्या भी वैसी जुटनी चाहिए थी। तो लेकिन तिरंगे से क्या मतलब? एक तो आपके प्रियंका गांधी के नीचे उन्होंने जो कांग्रेस का जो तिरंगा बनाते हैं उनके नीचे बनाया, हरा रंग ऊपर, केसरिया नीचे। तो ये विवेक अगर नहीं है तो इसका मतलब विरासत का सम्मान करना कांग्रेस को नहीं आता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।